साथियों जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक और ज़बरदस्त जूनियर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट लेकर। तो आशा है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे, एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मेरे साथ, ठीक है, मेरे साथ अपनी तैयारी को जांचेंगे कि आपकी तैयारी कितनी है। और यकीन मानिए दोस्त, यदि आप हर रोज़ मेरे साथ ये जो प्रैक्टिस सेट हैं ये लगाते हैं और यदि अभी तक नहीं लगाए हैं तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना के डाल दी है, आप उसको लगाइए तो आपको एक अलग इम्प्रूवमेंट आपको अपने आप में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको एक भी प्रैक्टिस सेट नहीं छोड़ना है, सारे सेट लगाने हैं और फिर देखना आपकी तैयारी में क्या ज़बरदस्त फ़र्क देखने को मिलता है। तो आप ज़रूर लगाएं सारे, ठीक है, सारे के सारे प्रैक्टिस सेट लगाएं, क्योंकि कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और रस्सी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो आप लोग कंटिन्यू अपनी तैयारी को रखिए और प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक लगाइए, रोज़ लगाइए, ठीक है, तभी आपका ये जो बाबू बनने का सपना है वो पूरा हो पाएगा। ठीक, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो जाते हैं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है, और अपनी तैयारी को आप मुकम्मल करें और एक मुकाम तक ले जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कह रहे हैं निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो हमें यहाँ पर असत्य कथन बताना है कि कौन सा है। पहला कह रहा है व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। ठीक है, ठीक, तीसरा, चौथा और जो पांचवा होता है ये सघोष होता है। पहला और दूसरा जो होता है हमारा वो अघोष होता है। ठीक, चलिए ये तो सही हो गया। फिर कह रहा है पहले व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। ठीक है, ये बात कर चुके। समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ हैं। ठीक है, जितने भी स्वर हैं वो सारी घोष ध्वनियाँ हैं, ये भी सही है। डी वाला कह रहा है कि सभी विसर्ग सघोष हैं, ये गलत है। ठीक है, सभी विसर्ग जो हैं वो सघोष नहीं होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे धुंधला में विशेषण है। धुंधला जो शब्द है उसमें कौन सा विशेषण होगा। ठीक है, तो धुंधला में हमारा जो विशेषण होता है वो होता है कौन सा, गुणवाचक। ठीक है, गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, जैसे काला हुआ, सफ़ेद हुआ, मोटा पतला, गरीबी, खट्टा मीठा, ये सारे क्या हैं, ये गुणवाचक विशेषण हैं। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। इनमें से कह रहे हैं कि कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। तो अव्यय हमारा अर्थात है, अतएव है, अथवा है। आजन्म जो है वो हमारा अव्यय नहीं है। ठीक है, आजन्म यहाँ पर क्या है, ये हमारा अव्यय नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध इसमें से कह रहे हैं कि कौन सा लिखा हुआ है। ठीक, तो अद्वितीय, अद्वितीय तो ये सही लिखा है। ठीक है, पिक बंधु, पिक बंधु कुछ नहीं होता भाई, ये पिक बंधु जो है ये गलत लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। पिक बंधु ऐसा नहीं लिखा जाता है। पिक बंधु में हमारा ये वाला वा आएगा यहाँ पे। ठीक है, पिक बंधु में ये वाला वा आता है और छोटा ऊ की मात्रा आएगी। तो ये अमृत फल सही है, स्पष्टीकरण है। राइट आंसर यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए पांचवा क्वेश्चन। किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं। तो सभी शब्द पुल्लिंग किस में है, मछली, ये तो वैसे ही स्त्रीलिंग हो गई, यहाँ गिलहरी स्त्रीलिंग हो गई, तितली हो गई, यहाँ पक्षी, चीता, पानी, ये हमारा चौथा जो ऑप्शन दिया गया है इसमें हमारे सारे विकल्प कैसे हैं, पुल्लिंग हैं। राइट आंसर डी हुआ। छठा क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। महादेवी वर्मा ने जो संस्मरण लिखे थे। ठीक है, अच्छा काल ज्ञात करना है। महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। ठीक है, तो थे आता है हमारा भूतकाल में। अब सारे यहाँ पर हमें क्या दिए गए हैं, भूतकाल के ही भेद दिए गए हैं, लेकिन संस्मरण लिखे थे। तो हमें यहाँ वाक्य पढ़कर ये एहसास हो रहा है कि जो क्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, क्रिया कैसी है, पूर्ण हो चुकी है, तो पूर्णभूत हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निम्न निर्मित शब्द है। तो बच्चा में पन जोड़ते हैं तो बचपन हो जाता है। ठीक है,
बचपन, ठीक है। बच्चा में क्या जोड़ते हैं, पन, तो अपना क्या बन जाएगा, बचपन। ये हमारी जो बचपन शब्द यहाँ पर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट है संहार का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। संहार का सही संधि विच्छेद होता है सम प्लस हार। क्या होता है, सम प्लस हार। और ये हमारी कौन सी संधि हो गई, ये हमारी व्यंजन संधि हो गई, ठीक है। ये व्यंजन संधि का यहाँ पर एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नवा क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है कि जिन सामसिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करता है करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। तो संख्यावाचक हमने आपको पहले बताया था, जिस पद में आपको संख्या के बारे में बोध हो वहाँ पर हमारा द्विगु समास होता है, ठीक है। आंख बंद करके लगा दीजिए द्विगु समास। नेक्स्ट चलिए 10वां क्वेश्चन कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य के हमारे कितने भेद होते हैं, पहले भी आपको हमने बताया है। वाक्य हमारे 2 भेद होते हैं, ठीक है। एक होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर, ठीक। फिर इसके 3 होते हैं और इसके 8 होते हैं। तो यहाँ पर तो हमारा राइट आंसर हो गया सी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है। नीलकंठ कह रहे कि कैसा शब्द है, तो नीलकंठ जो है वो योग ऋण है, ठीक। नील अलग और कंठ अलग अलग, ये शब्द जो हैं ये मिलके बने हैं। योग मतलब जोड़, 2 शब्दों का जोड़ हो गया योग रूढ़, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प हो। अकुल और आकुल अकुल और आकुल कह रहे कि इसमें से हमारा इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, ठीक। तो अकुल, ठीक। कुल, कुल का अपोजिट हो गया अकुल, यानी बिना कुल के। और आकुल का जो व्याकुल, ठीक है। आकुल का क्या हो जाएगा, व्याकुल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहे हैं इनमें से कौन सा शब्द उद्योग का अनेकार्थी शब्द है। उद्योग का अनेकार्थी शब्द पूछ रहे हैं। तो उद्योग मतलब उद्योग या कारखाने, ठीक है, एक ही बात होती है ये। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होता है। उद्योग और कारखाने एक ही बात है, ठीक है। चलिए अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस समूह में सोने के पर्यायवाची शब्द विद्यमान है। सोने के, तो सोने के जो पर्यायवाची हैं यहाँ पर हमारे कौन कौन से हैं। सोने का एक तो हो जाएगा कंचन, कनक और हाटक। तो ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, कंचन, कनक और हाटक, ठीक। ये सभी शब्द जो हैं वो सोने के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए। विलोम शब्दों का अनुचित कह रहे इसमें से कौन सा जोड़ा है जो अनुचित है, ठीक है, मतलब सही नहीं है। तो लभ्य का होगा अलभ्य, ये तो सही है। शेष का होगा अशेष। शिष्ट का कह रहा है कि परिशिष्ट। शिष्ट का परिशिष्ट ये है जो अनुचित है, परिशिष्ट नहीं, इसका होना चाहिए अशिष्ट, ठीक है। परिशिष्ट ना होके क्या होगा, अशिष्ट होगा। तो ये सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए एक शब्द कौन सा होगा, ठीक है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, ठीक है, तो वो कैसा है, बिना पत्नी का। तो विपत्नीक होगा, ये विपत्नीक यानी बिना पत्नी के, और सपत्नीक पत्नी के शहद, ठीक है। सा लगा होगा तो पत्नी शहद, वी लगा मतलब बिना पत्नी के। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, सुखी आदमी होगा भाई ये जो भी होगा। हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी, क्या होगी। हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे को फारसी क्या। होनहार विरवान के होत चीकने पात, मुँह में राम बगल में छुरी, सावन हरे न भादों सूखे, ठीक है। तो यही हो गया सदा एक सा रहना। हमेशा एक सा रहना का क्या अर्थ हो गया, न सावन में हरे हो रहे हैं न भादों में सूख रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी सदा एक से हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा कैकई ने सा क्रोध, दूर हट दूर अरि निर्बोध।
उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है। ठीक, तो यहाँ पर हमें स्पष्ट देखने को ये कैकेयी ने क्रोध में कहा है। ठीक है, कैसा कहा है, क्रोध में कहा है। तो क्रोध में कौन सा होता है, जहाँ क्रोध होता है वहाँ हमारा रौद्र रस होता है। ठीक है, कौन सा होता है, रौद्र रस होता है। ठीक, चलिए, क्योंकि क्रोध जो है वो रौद्र रस का स्थायी भाव है और यहाँ पर हमने वर्ड ही देख लिया है क्रोध, तो ये तो वैसे भी गलत नहीं होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दवश का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रथा। इस कविता में छंद है, इस कविता में छंद है। कौन सा छंद है, तो ये छंद है वंशस्थ। ठीक है, ये वंशस्थ छंद है। ठीक है, कैसा छंद है, वंशस्थ छंद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभार आपको सीधे रट लेना चाहिए। ये वंशस्थ है। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ठीक, तो मतलब ज्ञान की आंधी, आंधी मतलब ज्ञान को किससे वो तुलना की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर समानता दर्शाई जा रही है किससे, आंधी से। ज्ञान की समानता जो है वो आंधी से, तो जहाँ पर समानता दर्शाई जाती है, ठीक है, उपमेय में उपमान का जो है अभेद आरोपण किया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक, रूपक अलंकार राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, ठीक है, इसके अलावा कौन सी होती, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, चलिए, कितने मस्त मस्त क्वेश्चन है भाई, छोड़ना नहीं है, पूरा करके जाना है, मज़ा आएगा। चेक भी करते जाना आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। कह रहे किस भाग में यहाँ पर त्रुटि है। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है, सदैव सच को नहीं होगा, सदैव सच बोलता है, ये होना चाहिए। ठीक है, सदैव सच को ना होके क्या होगा, सदैव सच बोलता है। ये को जो है एक्स्ट्रा लगा हुआ है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास के गुरु कौन थे। तुलसीदास के गुरु कौन थे, तो तुलसीदास के गुरु थे हमारे नरहरिदास जी। ठीक है, तुलसीदास के गुरु थे नरहरिदास। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है। काफ़ी फेमस पंक्ति है ये है किसकी, रैदास की। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, करेक्ट आंसर जो है हमारा यहाँ पर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हमें रीअरेंज करना है। चलिए इसको ना छोटा कर लेता हूँ। छात्रावास नवीन वृक्ष की वह कोमल क्या होगी, वह कोमल और मृदु शाखा है, मतलब वाह से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ए और सी तो उड़ गया हमारा। ठीक, ये तरीका होता है करने का कि जो एलिमिनेट हो सकते हैं उन ऑप्शंस को हम लोग पहले एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, उनको हटाने की कोशिश करते हैं, इसके बाद फिर हमारे पास जो 1 या 2 बचते हैं तो हमें आंसर जो है आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा है कि छात्रावास नवीन वृक्ष की वह कोमल और मृदु शाखा है, ठीक है, जिसे अपनी मनचाही अवस्था में सरलता से मोड़ा जा सकता है और एक बार जिधर आप मोड़ देंगे जीवन भर उधर ही रहेगी। बी वाला हो गया, कौन सा हो गया, बी वाला। करेक्ट आंसर बी। चलिए अब आता है हमारा यहाँ पर सामान्य जानकारी का। ठीक है, ये यहाँ पर जी के जीएस शुरू हो रही है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपने यदि आपका जो 20 क्वेश्चन होता है, आप अपनी एक स्ट्रेटजी बना के चलिए कि आप जो है हिंदी में 25 ठीक है 25 प्लस लेके आ जाते हैं। जी के जीएस में आपकी 20 में से आप लगभग 13 से 14 क्वेश्चन, ठीक है 13 या 14 यहाँ पर आप बना लेते हैं,
तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा होगा। और साथ में आपका जो रीजनिंग होता है तो 15 में से आप मिनिमम 12 तो ला ही सकते हैं, ये कोई कठिन काम नहीं है, ठीक है। और 15 में से आपको कंप्यूटर में भी लाने हैं करीब करीब 12, ठीक है, 12 या 10 ले आइए। और इसके बाद जो हमारा 20 जो आता है यूपी स्पेशल, तो उसको ऐसे पढ़िए कि आप 14 से 15 क्वेश्चन वहाँ पर आप ले आएँ, ठीक है। तो आपका ये 5, 10, 14, 16, 6 हो गया, 3 और 4, 76, ठीक है। तो जैसे ही आपका 75 प्लस मार्क्स आता है तो आपकी श्योरिटी हो जाती है कि आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो आप इस कॉन्सेप्ट पे वर्क कीजिए, ठीक, और देखिए कि आपके किस पोर्शन में कितने बनने हैं। तो आपको 75 प्लस तो मिनिमम लाना ही है यदि फाइनल सिलेक्शन पाना है तो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कह रहे हैं सही क्रम, इसमें हमें बताना शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। शिवाजी के जो है जीवन की कुछ घटनाएं यहाँ पर दी गई हैं, उसमें हमें बताना कि इसमें से सही क्रम उनका क्या है। कह रहे कि राज्याभिषेक, सूरत की पहली लूटमार और कर्नाटक पर आक्रमण, पुरंदर दुर्ग पर विजय। तो इसमें से पहली घटना कौन सी थी और उसके सही क्रम को दर्शाना है, ठीक। तो सही क्रम जो है कि पहले हुआ था हमारा पुरंदर दुर्ग पर विजय हुई थी, फिर सूरत की लूटमार हुई थी, पहला दूसरा, ठीक, फिर जो है राज्याभिषेक हुआ और फिर इन्होंने कर्नाटक पर आक्रमण किया, ये चौथा हो गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना जो है वो करी थी किसने, सूर्यसेन ने। इसकी जो प्लानिंग करी थी वो किन्होंने बनाई थी, ये सूर्यसेन ने बनाई थी, ठीक है। और कब करी थी ये 1934 में, ठीक। और इसमें ये लोग बाद में क्या हुए थे, पकड़े गए थे और बाद में इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत की धन की निकासी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। धन की निकासी का सिद्धांत, तो धन की निकासी का जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक, 1867-68 में, ठीक है। और इनके अनुसार उस समय जो व्यक्ति की आय थी, ठीक है, वो आय थी इनकी लगभग 20 रुपये, ठीक है। प्रति व्यक्ति जो आय निकल के आई थी वो 20 रुपये थी। चलिए नेक्स्ट, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था। 1942 की बात हो रही है यहाँ पर। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम हमारा जो वायसराय था वो था कौन, लिनलिथगो, ठीक है। कौन था, लिनलिथगो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का जो निर्माण है वो कराया था हमारा गुप्त वंश के शासक ने, ठीक है। किसने कराया था, गुप्त वंश के शासक ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक। और नाम क्या था उनका, तो ये थे हमारे गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसका जो है वो निर्माण कराया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जलमार्गों में से किस जलमार्ग को सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है हमारा शदिया और धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। शदिया और धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी पर 891 किलोमीटर, याद रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 2 शदिया और धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, इसमें से आप ये देख लीजिए, जो इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य गंगा नदी पर है, इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य गंगा नदी पर है, ये हमारा जलमार्ग फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया जलमार्ग सेकंड, जो हमने पढ़ा है यहाँ पर शदिया और धुबरी के मध्य। ठीक, इसके बाद जो केरल वाला है, केरल वाला है हमारा जलमार्ग थर्ड। केरल में पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम और कोलम उद्योग मंडल बाद चंपक्कारा नहरें, ये 205 किलोमीटर। काकीनाडा पुदुचेरी वाला है, ये हमारा जलमार्ग हो गया फोर्थ। कौन सा? ये फोर्थ हो गया। ठीक, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 52वां क्वेश्चन, 52वां क्वेश्चन, भौगोलिक दृष्टि से भारत का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है वो है हमारा कच्छ। ठीक है, कच्छ ये गुजरात का है। ठीक है, कच्छ जो है कहाँ का है? गुजरात का एक ज़िला है, और ये भौगोलिक दृष्टि से ये सबसे बड़ा है। ठीक, और यदि आपसे, ये तो भूगोलिक दृष्टि से पूछा गया है, यदि आपसे जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाएगा, ठीक, तो सबसे बड़ा ज़िला है हमारा महाराष्ट्र का ठाणे, महाराष्ट्र का ठाणे ज़िला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर वनों का प्रकार दिया है, उसका कुछ वर्णन दिया है, इसको मैच कराना है। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन हमारे जो हैं वो हो जाएंगे कौन से? ये जो होगा हमारा वो होगा भूमध्य रेखा के निकट। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वन हैं भूमध्य रेखा के निकट। ठीक, ये उष्ण कटिबंधीय वन हो गए। इसके बाद भूमध्य सागरीय वन, ये समशीतोष्ण हो गए। ठीक, और जो शंकुधारी वन है ये ध्रुवों के निकट हो गए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती, तो पेड़ों की जो डिज़ाइन है वो कैसी रहती है? इस तरीके की शंकुधारी रहते हैं। ठीक है, पेड़। और फिर है उत्तरी वन, ये उत्तरी गोलार्ध के हो गए। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका निकल के आ रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार आप वैसे भी जानते होंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, लेकिन ये लिखा समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार। ठीक है, ये मौलिक अधिकार में नहीं लिखा है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार में नहीं है, लेकिन सरकार की नीतियां ऐसी हैं जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन की जो है बात कही जाती है। ठीक है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला प्रशासन का आशय है, जिला प्रशासन का क्या आशय होता है? ठीक, तो जिला प्रशासन का आशय होता है जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन। क्या होगा? जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन, यानी केवल सी वाला। राइट आंसर यहाँ पर बी आ जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, फिर मैचिंग वाला है। ठीक, कह रहे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे? जानते ही हैं, सब लोग जानते हैं भाई, रटा रटाया है ये तो। फिर भी जो नहीं जानता तो आप लोग इसको लगा लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए। मौलिक अधिकार जो हमें मिले थे वो अमेरिका से मिले थे। कहाँ से मिले थे? मौलिक अधिकार हमारे अमेरिका से मिले थे। इसके बाद कह रहे हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो हमने लिए थे आयरलैंड से। कहाँ से लिए थे? ये लिए थे हमने आयरलैंड यानी आयरिश संविधान से। ठीक है, और मंत्रिमंडलीय सरकार, तो मंत्रिमंडलीय सरकार ये हो गई ब्रिटिश संविधान से, और केंद्र राज्य के संबंध ये कनाडा से हो गए। तो करेक्ट आंसर यहाँ से बना हमारा सी वाला। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आप लोग नोट भी करते जाया करें जो आपको अच्छा लगता है कि क्वेश्चन ये हमारा ठीक ठाक है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अंगीकार किया? तो आपको पता ही है, राजस्थान का वो नागौर जिला। ठीक है, सर्वप्रथम पंचायती राज का यहाँ से क्या होता है? पंचायती राज की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, राजस्थान के
नागौर जिले से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है, जो कहलाते हैं, तो इनको वार्ड में, ठीक है, वार्ड में इसको बांटा गया है। छोटे छोटे जो भाग होते हैं वो उनको किस में बांटा गया है? वार्ड में बांटा गया है, ठीक। और जो ग्रामों में इनके सदस्य चुनकर आते हैं उनको पंचायत सदस्य कहा जाता है, और जो नगर पालिकाएँ होती हैं उनमें पार्षद, ठीक। और नगर निगम में उनको सभासद कहते हैं, नगर निगम वालों को सभासद कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिशन इंद्रधनुष का जो मुख्य उद्देश्य है हमारा, वो है कि सभी जो बच्चे हैं, ठीक, सभी बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण कराना है। ये मिशन अंत्योदय का मिशन इंद्रधनुष का ये इनका मुख्य उद्देश्य है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ये मोदी जी लाए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, और इसकी जो शुरुआत की गई थी जनवरी, यानी 22 जनवरी 2015 में, ठीक है। कब करी गई थी? 22 जनवरी 2015 में। कहाँ से हुई थी? पानीपत हरियाणा से, ठीक है, पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई थी, नोट कर लीजिए। फिर समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? समताप मंडल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक। तो कह रहे यह मध्यमंडल के ठीक ऊपर होता है, यही नहीं है भाई, ये जो है ये कथन इसका गड़बड़ है, ठीक है। ये मध्यमंडल के नहीं, सबसे नीचे होता है हमारा क्षोभ मंडल, ठीक, पहले होता है क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर ये होता है समताप मंडल। तो यही यहाँ पर हमारा कथन कैसा होगा? सही नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है? जावा सागर और हिंद महासागर के बीच जो जल संधि स्थित है उसका नाम है सुंदा जल संधि। सुंदा जल संधि इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी देश के प्रति शुद्ध कृषि क्षेत्र की कुल जनसंख्या उसका ... को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? तो ये दर्शाएगी उसके किसी देश के प्रति शुद्ध कृषि क्षेत्र की कुल जनसंख्या उसके भौतिक घनत्व को दर्शाएगी। किसको? भौतिक घनत्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सबसे कम घनी आबादी वाले जिले दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये होना चाहिए कि दिबांग घाटी जो है के नहीं होना चाहिए यहाँ पर। दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो दिबांग घाटी जो है वो हमारी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 65वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विषय में मानव आबादी, उनकी संरचना और उनके विकास के संबंध में अध्ययन किया जाता है? ठीक है, मानव आबादी के बारे में, उनकी संरचना और उनके विकास के संबंध में किस में इनका जो है वो अध्ययन किया जाता है? तो जनसांख्यिकी में इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जनसांख्यिकी, आबादी और उसकी संरचना के बारे में जनसांख्यिकी, ठीक है, जनसंख्या समझ लीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ से आपका कंप्यूटर का जो है पोर्शन शुरू हो रहा है। चलिए देखते हैं, 15 क्वेश्चन इसके देखेंगे अपन लोग। पर्सनल कंप्यूटर कीबोर्ड पर सिस्टम रिक्वेस्ट कुंजी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? सिस्टम रिक्वेस्ट कुंजी ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी IBM के द्वारा। किसके द्वारा? IBM के द्वारा इसका जो है वो शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर इसमें से क्या है? प्रिंटर तो ये हमारा क्या है? हार्डवेयर हो गया एक, ठीक है, प्रिंटर हमारा हार्डवेयर हो गया। विजुअल बेसिक ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। स्कैनर हार्डवेयर हो गया, प्लॉटर हार्डवेयर। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। चलिए, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? डायगोनली मापा जाता है, ठीक है। मॉनिटर हुआ हमारा मोबाइल डिस्प्ले हुआ या
टीवी का डिस्प्ले हुआ तो इसको हम लोग ऐसे मापते हैं डायगोनली, ठीक है। कैसे नापते हैं इसको? डायगोनली नापते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये जो है डायगोनल कहलाते हैं हमारे। इसको चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन पर दिखते हैं। कहाँ पर दिखेंगे? मैक्सिमाइज, क्लोज और मिनिमाइज जो बटन है वो कहाँ दिखते हैं? तो विंडो का जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है हमारा, ठीक है, कोई भी विंडो हो, यहाँ हमें आपको वो दिख जाएंगे, ठीक है। ये होता है टाइटल बार। इसको क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लोज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का जो है बटन दिख जाता है। एमएस वर्ड की एक टेबल में न्यूनतम कॉलम्स कितने हो सकते हैं? एमएस वर्ड की एक टेबल में न्यूनतम कॉलम, ठीक है, ये खड़े वाले कॉलम्स हो गए, ये रोज हो गई, ठीक है। तो एमएस वर्ड की एक टेबल में न्यूनतम जो कॉलम होते हैं वो हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। चलिए फिर एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सेल के अंदर टेक्स्ट क्षैतिज रूप से कैसे अलाइन होता है? टेक्स्ट जो है वो क्षैतिज रूप से कैसे अलाइन होगा? तो ये होता है सेंटर अलाइन से, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सेंटर अलाइन से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रयुक्त कैंडलस्टिक चार्ज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक्सेल पे आ गए यहाँ पर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रयुक्त कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये है, इसे पहला पढ़ते हैं कि इसे सबसे कम अनुकूलन की आवश्यकता होती है और इसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अंतर्निर्मित चार्ट से बनाया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है। 73वां है कि एमएस एक्सेल में परिवर्तनशील वस्तुओं की अनियंत्रित संख्या के बहुभिन्न रूपी निरूपण के प्रदर्शन के लिए डॉट डॉट चार्ट का प्रयोग किया जाता है। तो किस चार्ट का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है रडार चार्ट का, ठीक है। रडार चार्ट का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 74वां की साइबर अपराध में क्या शामिल है? साइबर अपराध में क्या शामिल होता है? तो कह रहे कंप्यूटर के माध्यम से छल, ठीक है, सही है, ये हो जाएगा। कंप्यूटर के माध्यम से बौद्धिक क्षमता संबंधी अपराध, ये हो जाएगा। इंटरनेट के माध्यम से किसी की एकांतता भंग करना, ठीक है। यानी सारे जो हैं उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 75वां क्वेश्चन है कि मोबाइल भुगतान सक्षम बनाता है। मोबाइल भुगतान जो है किससे सक्षम बनता है? तो ये है हमारा भीम से, ठीक है। भीम जो ऐप होता है उससे मोबाइल भुगतान जो है सक्षम बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें से आप और इसकी ये भी पूछ सकते हैं कि जो भीम है, ठीक है, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर इसका नामकरण किया गया है और इसकी जो शुरुआत हुई थी तो वो 30 दिसंबर, ठीक, 30 दिसंबर 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक। और ये डिजिटल रूप से आपका लेन देन जो है वो उसके करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, भीम ऐप का, ठीक। जैसे फ़ोन पे वगैरह हुआ ये सब। समेकित परिपथ यानी इंटीग्रेटेड चिप IC इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है? तो कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में आया था ये IC जो है वो है, ये चिप लग के आई थी 5वीं पीढ़ी के, ठीक है। 5वीं पीढ़ी में ये जो चिप है वो लग के आई थी। तो करेक्ट आंसर हो गया। और ये जो 5वीं पीढ़ी है इसकी शुरुआत 1980 से हुई थी, ठीक। 77वां क्वेश्चन है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये हुआ था हमारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, कह रहे 2008 में, 2000 में, 2002 और 1999 में। तो ये हुआ था 2008 में, ठीक है। कब हुआ था? 2008 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 78वां क्वेश्चन है कि API के माध्यम से सेवा पोर्टेबिलिटी सक्षम की जाती है।
API के माध्यम से। तो ये हमारी API के माध्यम से प्रणाली सेवा, ठीक है, प्रणाली सेवा पोर्टेबिलिटी सक्षम की जाती है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, जानकारी सुरक्षित करने में आने वाली चुनौती को पहचानें। जानकारी सुरक्षित करने में आने वाली चुनौती क्या हो सकती है? तो ये है उसकी उपस्थिति का पता लगाना, ये एक चुनौती इसमें हो सकती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बैंक के डेटा का लेन देन डॉट डॉट का एक प्रकार है। कैसे डेटा का प्रकार है? बैंक का जो डाटा है उसका लेन देन, तो ये है एक संरचित डेटा, ठीक है, ये संरचित डेटा का एक प्रकार है, ठीक। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, अब आ गया हमारा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग यूपी स्पेशल। ये काफ़ी अच्छा जो पोर्शन है, इसको लगाने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। कह रहे 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डॉट डॉट नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो 1845 में जो पहला हिंदी समाचार पत्र निकला था गोविंद रघुनाथ के द्वारा, उसका जो नाम है वो है बनारस अखबार, ठीक है। कौन सा अखबार? बनारस अखबार। और जो इसको कब निकाला गया? 1845 में, ठीक है। किसके द्वारा? गोविंद रघुनाथ के द्वारा। तो आप ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं। 82वां क्वेश्चन, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो कहाँ पर स्थित है? ब्रह्मवर्त कहाँ स्थित है? तो ये हमारा एक स्थान है विठूर, ठीक, जहाँ पर लव और कुश का जन्म माना जाता है। और ये विठूर जो है वो कानपुर में है, ठीक है। किस जनपद में है? कानपुर जनपद में है, ठीक है। और जब जो सीता जी का निर्वासन हुआ था उस समय उन्होंने इसी स्थल पर अपना जो है जीवन व्यतीत किया था, विठूर में। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो हिंदुस्तान के जो संपादक थे 1887 में ये प्रकाशित हुआ था, इसके संपादक थे मदन मोहन मालवीय, ठीक है। कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 84वां, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह किस बादशाह ने कराया था? तो जो मुगल घाट का निर्माण है वो कराया था औरंगजेब ने, ठीक है। किसने कराया था? औरंगजेब ने इस घाट का निर्माण कराया था। प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो जमानिया जो है वो है वर्तमान हमारा, ये मिसप्रिंट हो गया, बी होना चाहिए। करेक्ट आंसर बी, गाजीपुर में, ठीक है। जमानिया जो है तो वर्तमान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद के द्वारा रखी गई। तो लखनऊ घराने के संस्थापक कौन हो गए? लखनऊ घराने के जो संस्थापक थे वो थे उस्ताद बख्शू खान, ठीक है। बख्शू खान ने लखनऊ घराने की जो है नींव रखी थी। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? कैलाश मेला जो है आयोजित किया जाता है वो हमारा कहाँ पर? आगरा में किया जाता है, ठीक है। आगरा में ये कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। एक और होता शायद वहाँ पर, एक आगरा में बटेश्वर मेला करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के डॉट डॉट में स्थित है। बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये जो मकबरा है वो फैजाबाद में है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? फैजाबाद में है। और ये बनवाया था, ठीक है, वर्तमान नाम हो गया इसका अयोध्या। फैजाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है उसका वर्तमान में नाम क्या हो गया? अयोध्या हो गया। और ये जो बहू बेगम मकबरा है इसका जो निर्माण कराया था वो शुजाउद्दौला ने कराया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था?
अप्पा जी किसको बुलाते थे? ये पहले भी सॉल्व किया अपन ने, पहले भी इस क्वेश्चन को लगा चुके हैं। यदि आपने क्वेश्चन पिछले सेट लगाए होंगे तो पता होगा आपको। गिरजा देवी को अप्पा देवी कहते थे, उनके जो शिष्य हैं प्यार से अप्पा देवी कहते थे, ठीक है। और ये जो गिरजा देवी एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? बरसात के टाइम में कौन से गीत गाए जाते हैं? तो बरसात में गाए जाते हैं कजरी, ठीक है। कजरी जो गीत हैं वो सावन के महीने में गाए जाते हैं। और ये कहाँ पर? ये मिर्ज़ापुर क्षेत्र में काफ़ी फेमस हैं। मिर्ज़ापुर क्षेत्र में ये काफ़ी फेमस है, मिर्ज़ापुर में, चुनार मिर्ज़ापुर क्षेत्र में। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो कबीरदास जी के जो जन्म हैं, ठीक है, वो हमारा वाराणसी में, ठीक, कहाँ माना जाता है कि इनका जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ था। कब हुआ था? 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो वो कौन सी है पहली महिला पत्रिका? ये हमारी बाल बोधनी, ठीक है, बाल बोधनी ये पहली महिला पत्रिका है, ठीक। इसका प्रकाशन कब? 1847 में। चलिए प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के कहाँ से संबंधित थे? इनायत खान जो हैं वो थे हमारे औरैया ज़िले से संबंधित, ठीक है। कहाँ से थे? औरैया ज़िले से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। भीतरगांव मंदिर ये तो पढ़ा ही होगा भाई, ये क्वेश्चन भी पहले अपन ने सॉल्व किया है। तो भीतरगांव मंदिर जो है वो हमारा कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में है। और ये गुप्तकालीन मंदिर है, ठीक है, ये गुप्तकालीन मंदिर कानपुर में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? हिंदी का जो प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य किया गया था, ये 1951 में। कब किया गया था? 1951 में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96वां क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो BR अम्बेडकर जो पुलिस अकादमी है वो हमारी मुरादाबाद में। अभी जो आपके SI वगैरह की ट्रेनिंग होती है वो यहीं पर होती है, मुरादाबाद में। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान प्राप्त किया था? ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। ओ भाई कहाँ गया? ये है, ठीक है। तो आप इसको चाहें तो स्टार मार्क कर सकते हैं, ठीक, इसको ना स्टार मार्क कर सकते हैं कि किसके शासनकाल में अपने ये चरम पर थी, ठीक है, चित्रकारी की कला अपने चरम पर थी। तो राइट आंसर जो है हमारा वो है जहांगीर, ठीक, ऑप्शन नंबर ए जहांगीर है। आगे बढ़ते हैं। प्रशासन सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? तो हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल। 18 मंडल हैं, ठीक है, 18 मंडल हैं, 75 जनपद हैं, ठीक, 18 मंडल और 75 जिले। 99वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है वो है हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, ये सबसे पुराना है यूपी का, ठीक है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो कब हुई थी? ये 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है ये 1887 में, ये बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी से पहले का है, ठीक है। क्यों BHU जो है वो 1916 में, और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ये 1921 में हुआ था। तो सबसे पुराना जो हो गया वो हो गया
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU। ठीक, चलिए। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ये आगरा के लाल किले में स्थित है। ये जो मस्जिद है मोती मस्जिद, और इसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की जर्नी हमारी यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मिलेंगे एक और ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आप लोग ज़रूर जुड़ें हमसे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को दबा के लाइक और शेयर करें। थैंक यू।